सुनिए जी, मुझे पढ़ाई करना है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पढ़ाई की क्या जरूरत है। मैं हूं ना। मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे करूंगा। आप मेरे शौक तो पूरे कर दोगे, लेकिन मुझे पढ़ना है, अपनी एक नई पहचान बनाना है। लेकिन नम्रता, तुम्हारा तो कॉलेज पूरा हो गया है, तो अब क्या पढ़ोगी। मुझे एसडीएम की पढ़ाई करना है। इसमें तो बहुत खर्चा होगा और मेरी कमाई भी इतनी नहीं है। राजीव की बात सुनकर नम्रता उदास हो गई। अरे अरे, उदास मत हो। मैं हूं ना। मैं कल ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कॉलेज ढूंढता हूँ। अब तो हंस दो मेरी रानी। अगले दिन राजीव नम्रता के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज पहुंचा। नमस्ते, आइए बैठिए। नमस्ते सर, मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन करवाना है। जी बिल्कुल, आपकी बेटी के डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। मुझे अपनी पत्नी के एडमिशन करवाना है। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। नम्रता पढ़ने में अच्छी थी, इसीलिए उसका एडमिशन हो जाता है। सर, आपसे ये पूछना था कि टोटल पैसे कितने लग जाएंगे। राजीव जी, टोटल 40 लाख लग जाएंगे। प्रिंसिपल की बात सुनकर राजीव पूरा हिल गया। वो यही सोच रहा था कि इतने पैसे कहां से लाएं, क्योंकि वो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी था। दरअसल नम्रता और राजीव की शादी को 10 साल हो चुके हैं। राजीव सरकारी सफाई कर्मचारी था, इससे नम्रता और उसके घर वालों को कोई परेशानी नहीं हुई। 10 साल बाद जब नम्रता ने राजीव के सामने अपनी इच्छा बताई, तो राजीव उसे मना नहीं कर पाया। राजीव और नम्रता की 2 बेटियां भी हैं, रिया और सानिया। जब राजीव घर आता है, तो नम्रता को खुश देखता है। वो उसकी खुशी के आगे अपनी मजबूरी नहीं बता पाता। क्या हुआ जी, एडमिशन हो गया ना? हाँ, सब हो गया है। मैं कल तुम्हारी किताब ले आऊंगा। नम्रता बहुत खुश थी। उसका एसडीएम बनने का सपना पूरा होने वाला था। वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती। इधर राजीव कभी लोगों से उधार मांगता, कभी बैंक से लोन लेता। राजीव के ऊपर 40 लाख का कर्जा था। ऐसे ही एक दिन नम्रता पढ़ाई कर रही थी। राजीव उसके कमरे में जाता है। नम्रता, मुझे कुछ बताना है। जी बोलिए ना। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने 40 लाख का लोन लिया है। आप चिंता मत करिए, जब मैं एसडीएम बन जाऊंगी ना, एक एक पैसे चुका दूंगी। राजीव के सिर से अब थोड़ी चिंता कम हुई। नम्रता दिन रात मेहनत करती थी और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। नम्रता का 16वां रैंक आया और इसी के साथ वो उस शहर की नई एसडीएम बन गई। घर में सब बहुत खुश थे। नम्रता का इंटरव्यू लेने बहुत सारे लोग आए। उन सभी के सामने वो सिर्फ एक ही बात बोलती, आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर जी की वजह से। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। नम्रता और राजीव के बीच में दरार आना शुरू हो गया। राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी भोली भाली बीवी को क्या हो गया है। वो हर दिन मीटिंग के बहाने घर से बाहर निकल जाती थी और 2 दिन बाद वापस आती। मेरी बीवी को आजकल हो क्या गया है। एक काम करता हूँ, इस बार से भी मीटिंग में जाएगी, मैं इसका पीछा करूँगा। अब राजीव को नम्रता पर शक होने लगा, इसीलिए अगले दिन जब वो घर से निकलती है, तो राजीव भी उसका पीछा करने लगा। वो देखता है कि नम्रता एक कॉफी शॉप में गई है। जब वो वहाँ गया, तो उसने देखा कि नम्रता एक आदमी के हाथ में हाथ डालकर बैठी हुई है।
राजीव को ये सब देखा नहीं गया, इसीलिए वो उनके पास गया। नम्रता, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कौन है ये लड़का? आप यहाँ? वो हमारी मीटिंग चल रही है। ओह, मुझे पता नहीं था। एसडीएम की ऐसी भी मीटिंग चलती है, हाथ में हाथ डालकर, है ना? अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। तो सुनो, ये शिवम है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तुम्हारे पास तलाक के पेपर पहुंच जाएंगे। अच्छा, तुमने तलाक लेने का फैसला किया तो ये तलाक हो जाएगा। भूल है तुम्हारी। मैं सीधी तरह से तलाक मांग रही हूँ तो दे दो, वरना कानून के तरीके से तलाक लेना हमें भी आता है। तुम्हारी औकात ही क्या है, एक मामूली सा सफाई कर्मचारी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। राजीव के तो मानो पैरों तले जमीन खसक गई हो। उसकी सीधी सादी बीवी, जो कि उसके सामने जबान नहीं खोलती थी, आज उससे इतनी बड़ी बात कही। राजीव आंखों में आंसू लेकर घर जाता है। अगले दिन जब राजीव सोफे में बैठकर ये सब सोच रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने पुलिस फोर्स थी। सर, आप सब यहाँ? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे एसडीएम को दहेज के लिए टॉर्चर करोगे? सर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर सुनिए तो। पुलिस राजीव की एक नहीं सुनती और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। सर, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने नम्रता को कोई धमकी नहीं दी है। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो तुम ही बता दो सही क्या है? सर, उसका शिवम नाम के लड़के के साथ संबंध है। जब मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसने बोला कि मुझे तलाक चाहिए, वरना मैं कानून की मदद लूंगी। अच्छा, एसडीएम ने तो तुम्हारे खिलाफ पहले से ये सारी शिकायतें कर दी हैं कि तुम उस पर गलत इल्जाम लगाते हो और दहेज के लिए मारते पीटते हो और साथ ही सारी तनख्वाह मांगते हो। सर, वो ये सब झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसी समय नम्रता वहाँ आ जाती है। वो पुलिस को बोलती है, आप सभी ने मेरी परेशानी समझी, उसके लिए धन्यवाद। अभी भी मौका है, तलाक दे दो, वरना तुम जेल से सिर्फ इतना ही दूर हो जितना कि तुम्हारा हाथ इस पेन से। ठीक है, तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी है ना, तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तुम अपनी जिंदगी अपने तरह से जी सकती हो। राजीव तलाक के पेपर में सिग्नेचर कर देता है। हालांकि इसके बाद उसे उसकी बच्चियों से सिर्फ महीने में एक ही बार मिलने को दिया जाएगा। राजीव इस समय एक घायल शेर की तरह है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। राजीव ने नम्रता से बदला लेने की सोची। एक दिन जब शिवम अपने घर जा रहा था, उसे बीच रास्ते में एक आदमी दिखा जिसने मुंह कवर किया हुआ था। अगर तूने नम्रता से शादी की तो तू किसी और से शादी करने लायक नहीं बचेगा, समझा? नहीं नहीं, मैं वैसे भी नम्रता से शादी नहीं करना चाहता हूँ। वो मुझे बिजनेस के लिए इनलीगल जमीन पर एसडीएम के सिग्नेचर की जरूरत थी, इसीलिए मैंने नम्रता को पटाया था। मेरा काम हो गया, मुझे छोड़ दो। ये गुंडा और कोई नहीं, खुद राजीव ही था। कुछ दिन बाद एक खबर आती है, एसडीएम की एक गलती ने ली हजारों की जान। ऐसे ही कुछ दिन बाद नम्रता वापस राजीव के घर आती है। अब क्या लेने आई हो? तुम्हारा जो भी था मैंने सब दे दिया है। मुझे माफ कर दीजिए, उस लड़के ने मेरा फायदा उठाया। उसने मुझे एक पेपर में सिग्नेचर करवाया जहाँ उसे बिजनेस करना था, और वो जमीन इनलीगल थी। उसकी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई
और वो लड़का मुझे छोड़कर देश से बाहर चला गया। मुझे माफ कर दीजिए। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा तलाक हो चुका है और मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए थी ना? जाओ, तुम्हें आजाद कर दिया। इतना बोलकर वो दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल उसने कोई शादी नहीं की थी, बल्कि वो औरत उसके घर की नौकरानी है। नम्रता की एक गलती उसके हंसते खेलते जिंदगी को बर्बाद कर दी। मैं रेडी हो गई। चलो, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? क्लब जा रहे हैं मॉम। करम चलियो, बस यही देखना बचा था। मॉम, हमें लेट हो रहा है, सो हमें जाने दो, बाद में जितना चाहे डांट लेना। तीनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। शारदा अपनी 3 बेटियों के साथ एक किराए के घर में रहती है। वो बेचारी जहाँ घर का सारा काम करती है, वहीं उसकी बेटियाँ सारा दिन मुंह में मेकअप लगाकर बाहर घूमती हैं। ऐसे ही एक दिन, ऐसा कब तक चलेगा? अगर यही हाल रहा तो मैं तुम तीनों की शादी करवा दूंगी। मॉम, मुझे ये सास ससुर ननंद वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही कहा, बिना शादी के जिंदगी कितनी मस्त होती है। ओ महारानियों, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज रात का खाना तुम तीनों बनाओगी। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। मैं तो खाना बनाने से रही। एक काम करते हैं, होटल से ले आते हैं, माँ भी खुश हो जाएंगी और हमें भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सबको ये आइडिया पसंद आता है। तीनों लड़कियाँ अपने अतरंगी कपड़े पहनती हैं और होटल की तरफ निकल जाती हैं। वो एक रिक्शा करती हैं और होटल पहुँच जाती हैं। वहाँ काफी भीड़ थी, इसलिए उन्हें वेटिंग में रहना पड़ा। करीब 2 घंटे बाद उन्हें खाना मिल गया, लेकिन अफसोस उन्हें वापस आने के लिए एक भी रिक्शा नहीं मिला। इसीलिए वो पैदल ही चलने का फैसला करती हैं। उन्हें चलते चलते एक घने जंगल से गुजरना था। यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। क्यों ना हम यहाँ रुककर किसी रिक्शे का इंतजार करें। ऐसे तो हमें रात के 12 बज जाएंगे। तुम दोनों डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। तीनों बहनें चल देती हैं। हालांकि ये डर सबको लग रहा था। तभी उन्हें दूर कोई खड़ा दिखता है। वो देखो, कोई खड़ा है। वो सिर्फ एक पेड़ है। अंधेरे में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा है। वो तीनों डरते हुए चल रही थी। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? कोई हमें बुला रहा है। डरो मत, वो एक बदमाश है। जितना जल्दी हो सके चलो। वो तीनों तेज रफ्तार से चल रही थी। तभी कुछ लड़कों ने उन्हें घेर लिया। कौन हो तुम लोग? हमारा रास्ता छोड़ो। छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि लड़कियों को रात में ऐसे खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो ना। हम घूमे या ना घूमे, ये हमारी जिंदगी है। हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देखो। हम भी यही चाहते हैं। तुम भी अपना देखो और हम भी तुम्हें ही देखेंगे। जाने दो ना भैया, वैसी भी बदरिया जैसी दिख रही हैं। कौन बंदरिया? किसे बंदरिया कहा तुमने? काव्या ऐसी चिल्ला रही थी, लेकिन वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और ये तीनों भी अपने घर आ जाती है। सब खाना खाते हैं और सोने चले गए, लेकिन काव्या को नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे बंदरिया कहा। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सो जा बहन। जब तो वो सामने खड़ा था तो कुछ कर नहीं पाई। अब क्यों गुस्सा दिखा रही हो? कैसी बहन हो तुम? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन तुम। हम साथ तब देते ना जब वो कुछ गलत बोलता। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते, तभी रीता के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर वो डर के मारे कांपने लगती है। क्या हुआ? तुम्हारे शक्ल की हवाइयाँ क्यों उड़ गई?
ये देखो। जब वो फोन में देखती है तो उसमें इन्हीं तीनों की फोटो थी। उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन तीनों ने बहुत शराब पी रखी है, और साथ ही एक मैसेज भी लिखा था। अगर तुम चाहती हो कि ये फोटो तुम्हारे कॉलेज तक ना पहुँचे तो 1 लाख रुपए वहीं पर लाकर रख दो जहाँ तुम हमें मिली थी, मेरी प्यारी बनरिया। ओ, ये वही लड़कों का काम है जो हमें रास्ते में मिले थे। उन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। नहीं, तुम जोश में होश मत खो। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो तीनों ऐसे बात कर ही रही होती है कि तभी उनकी मम्मी आ जाती हैं। इतनी रात को भी तुम तीनों को सुकून नहीं है? और भी लड़कियां हैं यहाँ, सिर्फ तुम तीनों ही अन्य नहीं खाती हो। ठीक है माँ, हम सो जाते हैं, आप जाओ। शारदा वहाँ से चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद एक कॉल आता है। काव्या उस कॉल को पिक करती है। हेलो मिस बंदरिया, तुझे क्या मिल रहा है ये सब करके? मुझे क्या चाहिए वो साफ साफ लिखा हुआ है। हम तुझे एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाले हैं, और हम तुझसे कभी मिले ही नहीं, तो तूने ये फोटो कब खींच लिया? आजकल जरूरी नहीं है कि हम वहाँ मौजूद हो। अब तुम तीनों इतनी मॉडल हो तो ड्रिंक तो करोगी ही। कल रात हमने तुम्हारी फोटो खींच लिया और उसे ऐसा बना दिया जैसे तुम नशे में लीन हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, चलो फिर देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो और हम दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इतना बोलकर वो फोन रख देता है। तुमने ये क्या किया? मैंने बोला था ना कि जोश में होश मत खो। अब दिला दिया ना उसे गुस्सा। पता नहीं अब वो क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा। अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो तीनों सो जाती हैं। अगले दिन जब वो उठती हैं तो उन्हें सोशल मीडिया में अपनी ही फोटो दिखती है और उस पर लोग भद्दे कमेंट कर रहे थे। उसी समय उनके कॉलेज के प्रोफेसर का फोन आता है। हेलो सर। तुम लोगों ने हमारे कॉलेज का नाम डुबा दिया। मैं तुम्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। इतना कहकर वो कॉल काट देते हैं। अगर ये बात माँ को पता चला तो मौत आ जाएगी। एक काम करते हैं, जिस नंबर से कल कॉल आया था उस पर कॉल करते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। उसने 1 लाख रुपए भी तो मांगे हैं, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। रीता उस बदमाश को कॉल करके उससे माफी मांगती है और वो सारी फोटोज डिलीट करने के लिए बोलती है। वो फोटोज तो डिलीट कर देता है, लेकिन 1 लाख रुपए भी मांगता है। वो तीनों देने के लिए तैयार हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो बैग में 1 लाख रुपए रखी और उसी जगह पर चली गई जहां रात में वो बदमाश मिले थे। बैग देखकर वो बदमाश उनके सामने आ गए। अगर मेरी बात पहले मान लेती तो इतना कुछ नहीं होता ना। अगर ये तुम्हारी बात पहले मान लेती तो हम तुम तक कैसे पहुँचते। दरअसल वो तीनों बहनें पुलिस के पास मदद मांगने गईं और पुलिस ने उन्हें ये आइडिया दिया ताकि वो उन बदमाशों को पकड़ सके। इसके बाद वो तीनों घर आ गईं। बेटा, मुझे बहुत गुस्सा आया था जब तुम्हारे बारे में ये खबर सुनी थी, लेकिन अब खुशी है कि वो बदमाश पकड़ गए। देखो बेटा, हम तुमसे तुम्हारी आजादी नहीं छीन रहे। हम तुम्हें बाहर जाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचती हो, और तुम लोग शहर में पढ़ती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि छोटे कपड़े पहनने से हम बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन जितनी सुंदर तुम भारतीय कपड़ों में दिखोगी उतना किसी कपड़ों में नहीं। माँ, हमें माफ कर दीजिए, अब से हम वैसे ही रहेंगे जैसे आप बोलोगे। उसी दिन से वो तीनों बहनें घर का सारा काम करने लगी। अब ना ही वो क्लब में जाती हैं और ना ही छोटे कपड़े पहनकर बाहर। भाभी जी, मानना पड़ेगा, इतने सारे दर्जी होने के बाद भी सभी मर्द आपसे ही कपड़े सिलवाते हैं। हाँ, वो तो है। भाभी से कपड़े सिलवाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। रिंकी वहाँ की सबसे फेमस टेलर है।
जब से उसने मर्दों के कपड़े सिलने का काम शुरू किया है, तब से सभी मर्द उसी के पास आते हैं। रिंकी गजब की खूबसूरत महिला है और उतनी ही चालाक भी। वो मर्दों से मीठी मीठी बातें करती और उनसे डबल कीमत लेती। एक दिन की बात है, श्याम को कपड़े सिलवाने थे, इसीलिए वो टेलर के पास जाना था। तभी उसे गोलू मिल जाता है। अरे श्याम भैया, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस ये नए कपड़े खरीदे थे तो टेलर के पास जा रहा था इन्हें देने। अरे भैया, कहाँ पड़े हो? आपको पता नहीं है क्या, हमारे यहाँ एक टेलराइन भी है। क्या मतलब? अरे श्याम भैया, हमारे यहाँ एक नई दुकान खुली है और उसे पता है कौन चलाता है? रिंकी भाभी। हम सभी मर्द उन्हीं से कपड़े सिलवाते हैं और सही बताओ तो उनसे बात करके दिल में जो सुकून मिलता है ना, उससे सारी चिंता ही खत्म हो जाती है। गोलू श्याम को रिंकी की दुकान का पता बताता है और श्याम भी अपना झोला उठाकर उसी दुकान की तरफ चल देता है। जब वो उसकी दुकान में पहुंचता है तो वो रिंकी को देखकर सुन्न हो जाता है, क्योंकि वो गजब की सुंदर औरत थी। हाय, कितनी सुंदर है, बिल्कुल अप्सरा दिख रही है। मैं इसे बोल देता हूँ कि मैं नाम भूल गया, फिर इसे खुद ही मेरा नाप लेना पड़ेगा। आइए, मैं आपका नाप लेती हूँ। नाप? हाँ, क्योंकि मैं दूसरे के नाप पर भरोसा नहीं करती। और आप सिलाई का कितना लेती हो? एक सिलाई का 1000। 1000? लेकिन बाकी टेलर तो सिर्फ 400 ले रहे हैं। अब आप ही बताइए, एक तो मैं औरत, ऊपर से इतनी सुंदर, अगर मैं इतना रिस्क लेकर मर्दों के कपड़े सिल रही हूँ तो मेरी खूबसूरती की भी तो कीमत लगनी चाहिए ना। श्याम कोई भी जवाब नहीं देता और रिंकी फटाफट उसका नाप लेना शुरू करती है। वो श्याम को अलग अलग तरीके से छू रही थी। जो भी था, श्याम को बहुत अच्छा लग रहा था। अब समझ आया सभी मर्द इनके पास क्यों आते हैं। मैं इनको 1000 क्या 2000 दे दूं। मैंने आपका नाप ले लिया है, आप 2 दिन बाद आइएगा। ठीक है भाभी जी। ऐसे ही शाम हो जाती है। रिंकी घर जाती है और अपने बिस्तर में लेट जाती है। उसी समय उसका पति वरुण बाथरूम से निकलता है। हाय मेरी बीवी, बहुत थक जाती हो ना? हाँ यार, ऊपर से इन मर्दों को संभालना बहुत मुश्किल का काम होता है। मुश्किल तो होगी ही, मेरी बीवी इतनी सुंदर जो है, लेकिन बेचारे वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बस मन ही मन सोच रहे होंगे कि काश रिंकी मेरी बीवी होती, लेकिन उन्हें क्या पता ये सौभाग्य मुझे मिला है। लेकिन मानना पड़ेगा, मर्द लोग का बहुत ही नाजुक दिल होता है। लड़की थोड़ा सा छू क्या ले पिघल जाते हैं और उसका फायदा तुम जैसी खूबसूरत हसीनाएं उठाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रिंकी के पास उस शहर का जाना माना गुंडा लल्लू टोपिया आया। रिंकी, मेरा नाप ले लो। मैं तुम्हारे कपड़े नहीं सिल रही हूँ, किसी और टेलर के पास जाओ। मेरे कपड़े तो तू ही सिलेगी। तुम सीधी तरह से जा रहे हो या मैं लोगों को बुलाऊं? राहुल रिंकी की दुकान के बगल से गुजर रहा था। तभी उसे बहुत शोर सुनाई दिया और वो रिंकी की दुकान में आ गया। क्या हुआ रिंकी भाभी, कोई परेशानी है क्या? अब आप ही देखिए ना, एक तो इन्होंने इतनी शराब भी रखी है, ऊपर से मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं। लल्लू भैया, आप अभी होश में नहीं हो, आप अभी घर जाइए। क्यों खामखा भाभी को परेशान कर रहे हो? रिंकी, तुम्हें ये बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ, देख लेंगे, लेकिन तुम अभी जाओ यहाँ से। रिंकी उसकी बेइज्जती करके भगा देती है, लेकिन लल्लू टोपिया भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वो भलाई नशे में था, लेकिन उसे रिंकी की एक एक बात याद थी। रात में लल्लू टोपिया अकेले बैठा था और सोच रहा था। उस 2 कौड़ी की रिंकी की इतनी हिम्मत कि मुझे लल्लू टोपिया को अपनी दुकान से भगा दे और साथ ही मेरा कपड़ा सिलने से मना कर दिया। उसने मेरी इतनी बेइज्जती की है कि मैं उसे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए।
रिंकी अपनी दुकान में सिलाई का काम कर रही थी। उसी समय राहुल आ जाता